नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 11 सालों के कार्यों की पुस्तक का विमोचन किया। वहीं सरकार के ऐतिहासिक फैसले और उपलब्धियों को भी गिनवा दिया है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात कही। भारत की विदेश नीति, बढ़ते निर्यात पर फोकस किया और 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करना, आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए और 11 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में हमने एक ऐसे भारत का उदय देखा है जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट कर के मुकाबला करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन हम सब जानते हैं, लंबे समय से हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इस बात को लेकर के वो आवाज को बुलंद करते रहते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिले, परंतु लंबे समय से वो लोग अपनी मांग को रखते रहते थे, परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। इन्हीं 11 वर्षों में ही नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, अनेक युग क्रांतिकारी कदम ये उठाए गए हैं। कहा है कि अगर हमने विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें इनके बारे में 4 स्तंभों के बारे में विचार करना पड़ेगा, इनको विकसित करना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। इनमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब, किसान, महिला और युवा, इसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि जब तक हम इनको विकसित नहीं कर पाएंगे तो हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर पाएंगे। हमने इनको विकसित करना होगा और देश के ये विकसित भारत के 4 स्तंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताए। तो 2014 से पहले घोटालों की सरकार, अब 11 सालों में भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शिता, जवाबदेही के मॉडल की स्थापना हुई। ये बड़ी बात है, हम आपको बता रहे हैं। मिसाइल निर्माण, चंद्रयान और मंगलयान की सफलता, ये भी जिक्र किया है। और रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि ये हुई है। ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद पर यह कड़ा प्रहार और भारत की अर्थव्यवस्था अब 4थे स्थान पर आई है। ये बड़े अचीवमेंट्स जो रहे हैं इन 11 सालों के, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये सामने रखा है पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड, और ये ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको बता रहे हैं। G20 की सफल अध्यक्षता, ये भी उन्होंने बताया। मजबूत विदेश नीति, वैश्विक स्तर पर भारत की एक नई पहचान बनी है। 15 करोड़ घरों में नल से जल, 4 करोड़ मकान निर्माण ये हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय का निर्माण भी किया गया है। तो ये जो बड़े अचीवमेंट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल के जो बड़ी अचीवमेंट्स रहे हैं, पिछड़े वर्गों के अधिकार और युवाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन यशपाल बत्रा सीधा लाइव बने हुए हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन वेद प्रकाश विद्रोही सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। इनेलो स्पोक्स पर्सन अनु सुरा भी सीधा हमारे साथ लाइव बनी है। अनु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी, स्वागत के साथ साथ मैं आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो एक बड़े अचीवमेंट्स के तौर पर बीजेपी बता रही है अपने इन 11 सालों को, आपको लगता है कि वाकई अभूतपूर्व है, इन 11 सालों में वाकई बहुत कुछ बदला है, या सिर्फ एक महज एक शिगुफा है? चौहान साहब, आपको बहन अनुसुईया जी को
और भाई पत्रा जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, झूठ बोलने में किस तरह माहिर है। अब एक मुख्यमंत्री से कोई आशा ये नहीं कर सकता वो झूठ बोलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया चौथी अर्थव्यवस्था है, एक झूठ चलाया कि चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। सरकार ने खंडन भी कर दिया कि अभी हम चौथी अर्थव्यवस्था नहीं बने हैं, 2025-26 का जो हमारा बजट ईयर या फाइनेंस ईयर खत्म होगा तब चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, पर झूठ को चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनका आधार ही, इनकी बात ही झूठ से खड़ी रहती है। अब मैं आपको जीडीपी से ही शुरू करता हूं। सरकारी आंकड़े मेरे हैं नहीं। 2004 में जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली तब देश की $700 बिलियन जीडीपी थी, जिसको हमने 10 साल में बढ़ाकर $2040 बिलियन अर्थात $2.4 जीडीपी पर ले गए। अर्थात मनमोहन सिंह कांग्रेस राज में 188% वृद्धि हमारी जीडीपी में हुई। मोदी जी ने जब सत्ता संभाली 2014 जी, ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, कुछ ऑडियो इश्यू है, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ यशपाल बत्रा भी बने हुए हैं। यशपाल बत्रा जी, हम विद्रोही जी को सुन रहे थे, उन्होंने तो सीधा सीधा इन बड़े अचीवमेंट जो रहे हैं 11 सालों के, उन्होंने नकार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, महज एक शिगुफा है, भ्रम फैलाने की कोशिश है, कोई बड़ा अचीवमेंट्स नहीं है। सचिन, देखिए, हर आदमी अपनी अचीवमेंट बताता है। कांग्रेस ने लगभग 60 से 65 साल राज किया देश के ऊपर। आप कमियां गिनाने की जगह अपनी अच्छाइयां बताना क्यों नहीं शुरू करते? कांग्रेस ने जो इतना समय राज किया है उसका आप भी बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने 60 से 65 साल में ये किया है, हमने वो किया है। इनके पास गिनवाने के लिए सिर्फ भ्रष्टाचार के 2G, 3G, 4G, 5G जितने काम देश के अंदर 1 लाख करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़ के घोटाले, इस तरीके के काम जो देश ने भी देखे हैं। अगर सच में इनके पास कुछ गिनवाने के लिए है तो आप ग्राउंड पे आइए। रही दूसरा बात, नेता की बात करते हैं, माननीय हमारे राहुल गांधी जी की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री की अभी मैं बात सुन रहा था, मनमोहन जी की बात कर रहे थे, वेद प्रकाश विद्रोही जी मेरे बड़े अच्छे, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बड़ा सम्मान करता हूं इनका और पुराना मेरा इनसे संपर्क भी है। मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे थे 10 साल के कार्यकाल की। उस समय के कार्यकाल में इनके नेता ने लोकसभा खड़े होकर एक विधायक फाड़ दिया था, ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मनमोहन सिंह जी ने उसको कैबिनेट में रखवाया था और उन्होंने खड़े होकर उसको फाड़ दिया था। ये तो प्रधानमंत्री की उस समय की रिस्पेक्ट हुआ करती थी। अब आप सोच लीजिए इस बात से जोड़ के, क्या देश की स्थिति में था, देश क्या काम कर रहा होगा। अब बात करते हैं पिछले हमारे 11 साल के माननीय मोदी जी की बात करते हैं। देखिए, माननीय मोदी जी के आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सारे काम गिनवाए हैं जो जनहितकारी होते हैं, जो उन लोगों तक जिनको जरूरत है वो चीजें सारी वहां तक पहुंचाएंगी। और कुछ बातें अभी आप लोग के बीच में नहीं आई और पता सबको है। चाहे हम 7 IIT की बात करें, चाहे हम 7 IIM की बात करें, 15 एम्स की बात करें, 16 ट्रिपल IIT की बात करें, 749 यूनिवर्सिटी की बात करें, 350 मेडिकल कॉलेज जो नए देश को पिछले 11 साल में मिले हैं उनकी बात करें। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो GST योजना को देख लें, उज्ज्वल प्रधानमंत्री योजना देख लें, उज्ज्वल योजना देख लें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देख लें, PM स्वनिधि योजना देख लें, उड़ान योजना। यशपाल बत्रा जी, योजनाएं तो तमाम योजनाओं का जिक्र आपने किया, इन 11 सालों की जो बड़े अचीवमेंट्स आप गिना रहे हैं, लेकिन 3 बार केंद्र में भी सरकार बनी है और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी बीजेपी की तीसरी बार ये सरकार है। लेकिन आम इंसान के जीवन में वाकई वो बदलाव देखने को मिला है जिसकी उम्मीद हरियाणा की जनता लगाए बैठी थी कि भाई मौका दिया है तीसरी बार, वो बदलाव, वो फिर चाहे रोजगार की बात करें या फिर अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें, उसमें वो चीजें जो एक उम्मीद थी हरियाणा की जनता को, वो फुलफिल हो पाई हैं? देखिए सचिन, सबसे बड़ी बात जो लोकतंत्र में एक चीज सबके सामने स्पष्ट होती है कि आप जब लोगों के बीच में वोट के लिए जाते हैं, इलेक्शनों के लिए जाते हैं, इलेक्शन लड़ने जाते हैं, कि जनता उस समय आपको बताती है कि आपका कार्यकाल कैसा रहा। मेरे कहने से या विद्रोही जी के कहने से या किसी और के कहने से कुछ भी नहीं होना, लेकिन जनता को सब पता है। हम लोग तीसरी बार जनता के बीच में गए, जनता ने हर बार पहले से भर के दिया, झोली भर के दिए वोटों के मामले में।
क्यों दिए वो आप सबके सामने। अगर उनको ऐसा लगे कि काम ठीक नहीं है, रोजगार ठीक नहीं है, देश सही स्थिति में नहीं है, क्या बार बार जिताएगी जनता आपको? क्यों इनको बार बार नकार रही है? हर बार वोटर परसेंटेज नीचे हो जाता है, हर बार कहीं इलेक्शन लड़ रहे हो वोटर परसेंटेज। कांग्रेस चुनिंदा लोगों की पार्टी रहेगी, उसके पीछे क्या रीजन है? जो 60 साल से 65 साल तक राज कर रही थी, और जिन्होंने 11 साल में राज किया वो किस तरीके से राज कर रहे हैं? जनहित के कार्यों के साथ आगे बढ़ाते हुए राज कर रहे हैं। इसलिए जनता बार बार सुन रही है, और आने वाले जो, अभी तो हम आज की बात नहीं कर रहे, आने वाले जो अगले इलेक्शन, ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि जनता ने हम पर भरोसा दिखाया, हमारे काम को समझा और तभी हमें तीसरी बार मौका भी दिया। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। बिल्कुल। इनेलो स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बनी है अनु सुरा। अनु जी, क्या किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि 11 साल के जो अचीवमेंट्स रहे हैं, बीजेपी इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जनता के सामने रख रही है और बता रही है कि देखिए 11 सालों में हमने काम करके दिखाया। केंद्र की राजनीति को अलग रखकर अगर हम हरियाणा की बात करें, आपको लगता है कि हरियाणा में वाकई जो तीसरी बार मौका मिला है बीजेपी को, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? जी सचिन जी, सबसे पहले तो आपको मेरे प्रवक्ता भाइयों को दोनों को और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जैसे डिबेट शुरू हुई तो कहा गया कि मुख्यमंत्री ने जो इनके जो काम हैं केंद्र सरकार के वो गिनवाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मुख्यमंत्री की बजाय चुटकुला मंत्री कहा जाए तो बेहतर है। जिस तरीके से वो पूरे प्रदेश में चुटकुले सुनाते घूम रहे हैं, जिस तरीके से वो हास्य सम्मेलन करते घूम रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। शायद उनको अथॉरिटी इतनी ही है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को चुटकुले सुनाते रहो, क्योंकि वो सिर्फ केंद्र की कठपुतली से ज्यादा कुछ है नहीं। एक जो स्वायत्त मुख्यमंत्री होना चाहिए प्रदेश के अंदर, वो नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने गिनवाया, जो काम गिनवाया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ा। अरे जनाब, सुई से लेके जहाज तो आप आयात कर रहे हो। आपको सरेआम ट्रंप ये कह रहा है बार बार कि इवन जो टेलीफोन कंपनी है, एक नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन उसको ये धमकी दे रहा है ट्रंप की हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ना करे। और कौन कह रहा है? मोदी जी का पक्का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। ये हालात है। आप गिनवा रहे हो कि निर्यात हमने बढ़ा दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलाई। बेटियों का तो जिक्र ही ना करे भाजपा तो बेहतर रहेगा। कैसे कैसे धाकड़ मंत्री इनकी सरकार के अंदर हैं, कैसे कैसे धाकड़ नेता हैं, उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक, वो पूरा हिंदुस्तान सोशल मीडिया पे देख रहा है। उसके बाद इन्होंने जिक्र किया 3 तलाक का। 3 तलाक का जिक्र वो लोग करेंगे क्या जो बिना तलाक अपनी वालियों को छोड़ के बैठे हैं? अरे कम से कम तलाक एक लीगल प्रोसीजर तो है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बिना तलाक अपनी बीवी को छोड़ के बैठे हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी। उसके बाद ये कभी सिंदूर का जिक्र करते हैं। अरे इनको शर्म आती है कि पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और एक तीसरा व्यक्ति बीच में मध्यस्थता कर रहा है और बार बार ये कह रहा है कि मैंने रुकवा दिया, मैंने सीज फायर करवा दी। क्यों चुप है? ये किस मुंह से अपनी अचीवमेंट गिनवा रहे हैं? अनुसुरा जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, ये भारत की तरफ से युद्ध नहीं था, रिटेलिएट कर रहा था। जो वहां से था सिर्फ उसको जो मिसाइलें, जो उनके वहां पे ड्रोन आ रहे थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि युद्ध नहीं कहा जा सकता। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी निर्दोष को मारना। जी सचिन जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये युद्ध नहीं था। तो फिर ये मीडिया क्या कर रहा था? मीडिया पाकिस्तान पे कब्जा कैसे कर रहा था? कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर। ये 11 साल के भाजपा के राज में ये हालात हुई है हमारे देश की मीडिया की। नहीं, चलिए अगर स्टेट की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, वहां आपको लगता है कि वाकई इन 11 साल जो 3 बार मौका दिया है सरकार को या बीजेपी को, इन 3 सालों, इन 3 बार के मौकों में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है हरियाणा की जनता में, या हरियाणा की अगर बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, खासतौर से किसानों की अगर हम बात करें। जी, आपने बात करी किसानों की, तो किसान आंदोलन का गढ़ था हरियाणा। बात करी आपने खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ियों के साथ क्या कुछ हुआ है वो पूरा हरियाणा जानता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये तो पता ही है। उसके बाद मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी। एजुकेशन की हालात ये है कि स्कूल मर्ज करने के नाम पे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स की छतें टपक रही हैं और
अभी इन्होंने कहा कि उड्डयन मामले में हमने तरक्की करी, ये बत्रा जी ने कहा। तो मैं कल ही, आज वीडियो वायरल हो रही है पूरे हमारे, क्योंकि हिसार में एयरपोर्ट शुरू हुआ है एक, कहने को तो एयरपोर्ट है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ के लिए एक उड़ान शुरू की थी, और उस उड़ान के अंदर उड्डयन मंत्री गोयल साहब पंखी कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग नहीं है जहाज के अंदर, और हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पसीना पहुंच रहे हैं और शर्मा के हंस रहे हैं। ये हालात विकास के हैं। ठीक है, तो किस मुंह से बोल रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ मजाक हो रहा है हरियाणा के। ठीक है अनु जी, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही भी बने हुए हैं। सर, आपको मेरी बात मिल पा रही है विद्रोही जी? हाँ, मिल रही है जी, बड़ी हाँ, मिल रही है मुझे तो सबकी। विद्रोही जी, सवाल मेरा यही है कि अगर सरकार की नीतियां आपको पसंद नहीं है, या फिर आप ये मानते हैं कि सरकार की नीतियां पूरी तरह से फेल हैं, तो आपके पास कोई वैकल्पिक मॉडल ऐसा आपने अब तक क्यों नहीं लाया कि वाकई जनता उस पर विश्वास कर सके? क्योंकि स्टेट की अगर हम बात करें तो स्ट्रांग विपक्ष की भूमिका में इस वक्त कांग्रेस है। देखिए, जनता ने तो हम पर विश्वास किया है। अच्छा, तभी हमको 39% वोट दिए है, भाजपा को 39% वोट दिए, और खुद भाजपा ने माना है, मैं तो नहीं मान रहा कि भाई कांग्रेस के संगठन के अभाव में आपसी लड़ाई की वजह से हम जीत गए। जब भाजपा खुद स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस की कमजोरी की वजह से हम जीते हैं, इसका मतलब है भाजपा को तो जनता ने जन समर्थन नहीं दिया। आप हम पर आक्षेप लगा सकते हो कि भाई कांग्रेस की नालायकी की वजह से भाजपा सत्ता में आ गई, और मैंने जिस बात की शुरुआत की थी वही कि भाई झूठ से शुरुआत करते हैं। झूठ से ही मुख्यमंत्री ने शुरुआत की, झूठ से ही बत्रा जी ने शुरुआत की। मैंने तो मनमोहन सिंह सरकार की उपलब्धियां जो कहा था, ये कह रहे अपनी उपलब्धि नहीं बताते। अरे मैंने तो उपलब्धि बताई थी कि हमने 188% जीडीपी को बढ़ाया, और आपने केवल 75 से 80% जीडीपी को बढ़ाया। हमने हरियाणा के अंदर IIT लाए, आप ITI लाए, आप 11 साल हो गए, आप उसकी बिल्डिंग तक नहीं बना पाए। हम हरियाणा के अंदर 5 साल के अंदर एम्स के 10 सेंटर लाए, आपने उसका एक भी कम नहीं होने दिया। हम महम के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाए, आपने उसको जेवर भिजवा दिया। हम हरियाणा के अंदर कोच फैक्ट्री लाए, आपने उसको कोच का वर्कशॉप बना दिया। आपने तो जो हमारे प्रोजेक्ट थे उनको छिनवा दिया। हम हरियाणा के अंदर सिंधोड़ा के अंदर रक्षा विश्वविद्यालय लाए, 200 एकड़ जमीन बनाई, उसकी 4 दीवारी बनाई, आपने उसको उठवाकर कहाँ भिजवा दिया? गुजरात के अंदर 200 एकड़ पड़ी है जमीन खाली। तो आपने तो हरियाणा के साथ धोखाधड़ी की है, हरियाणा के साथ लोगों को ठगा है। आप कह रहे हैं किसान की हालत अच्छी हो गई। भाई कैसी किसान की हालत अच्छी हो गई? 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है हरियाणा के अंदर। आपने खुद स्वीकार किया है कि 72 लाख किसानों पर 5,337 करोड़ का कर्जा है। हरियाणा के किसानों पर 1,82,922 रुपए प्रति परिवार कर्जा है, और देश के अंदर 78,000 का कर्जा है। अर्थात हरियाणा के किसानों पर 3 गुना ज्यादा कर्जा है। बेरोजगारी में हम नंबर 1 है। आपने भ्रष्टाचार की बात कर दी, मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ। आप बताइए, 2G ओटने का नहीं हुआ, कोयला घोटाला ओटने का नहीं हुआ, CWG आपके ईडी ने कह दिया कोई घोटाला। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। घोटालों को सर सुन लीजिए सर, जिन घोटालों को लेकर आप सत्ता में आए, हम पर आरोप लगाकर कोर्ट ने खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको घोटालेबाज साबित कर दिया। बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सामने आया, उसमें क्या कहा? पैसा दो, धंधा लो, धंधा लो, चंदा लो। आपने 8,000 करोड़ रुपए में से 5,200 करोड़ रुपए कंपनियों से रिश्वत के रूप में लिया। यह सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। आपका सौभाग्य है, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो साबित कर दिया कि आपने रिश्वत ली, पर जब उस रिश्वत के ठीक है, जवाब ले लेते हैं विद्रोही जी। जांच की बात करी तो कोर्ट ने कह दिया कि हम जांच नहीं करेंगे, हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। यह आपका सौभाग्य है कि कोर्ट ने आपको भ्रष्टाचारी बताते हुए भी आपके खिलाफ। ठीक है, यशपाल बत्रा से जवाब ले लेते हैं। नहीं सर सुनिए ना, मेरा पिछली बार भी नंबर नहीं आया था, आपने काम दिया था। आपने कहा देश की सारी संपत्ति 1% लोगों के पास 40% धन है। सारे एयरपोर्ट आपने अडानी को दे दिए, सारे आपने
पोर्ट अडानी को दे दिए, आप रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, आप सरकारी और तो छोड़िए, हाईवे भी आपने अडानी को दे दिए। सरकारी संपत्ति बढ़ती है और अडानी अंबानी को सौंप देते हैं। आप जितनी लूट तो कहीं नहीं हो रही, आम आदमी की हालत खस्ता है। एक तरफ आप कहते हैं गरीबी घट गई, दूसरी तरफ आप दावा करते हैं कि 81 करोड़ लोगों को हम ठीक है केंद्र में देश में राशन देते हैं और हरियाणा के अंदर 48 लाख परिवार 67 लाख परिवारों को राशन देते हैं। आपकी कौन सी बात सही है? चलिए जवाब ले लेते हैं सर। लास्ट बात जी। गुड़गांव में आप रहते हैं, 10 साल से आप उसका अस्पताल नहीं बना पाए, कहाँ बन रहा अस्पताल? ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैंने आपको पूरा टाइम दिया है सर। नगर निगम के ठीक है, सामने ही तो है वो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। यशपाल बत्रा जी जवाब दीजिए सर। आपने स्मार्ट सिटी बनाया गुड़गांव को, आपने लूट खसूट भ्रष्टाचार और भाजपा के कार्यालय तो बना ठीक दिए, है, लेकिन हरियाणा को आपने बदल। यशपाल बत्रा जी जवाब दीजिए सर। देखिए सचिन, ये जितनी बातें वेद प्रकाश विद्रोही जी अगर कह रहे हैं तो ये जनता को क्यों नहीं समझा पाते? सबसे पहले ये सोचे, मंथन करें कि जनता तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पाते, जनता को ये बातें क्यों नहीं समझ आती। घोटालेबाज कौन था, 2G 3G 4G किसने घोटाले किए, देश के अंदर क्या क्या स्थिति पहले 65 साल में रही, देश 65 साल में कहा था, 11 साल में कहां पहुंच गया, ये सारी बातें जनता को समझाने से इनको मुझे लगता है बेनिफिट मिलेगा अगर वो जनता को समझा पाएंगे। और एक बात मैंने और फिर बॉन्ड की लेके कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए तो बॉन्ड के मामले में कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्या बॉन्ड आपको प्राप्त नहीं हुए थे कांग्रेस को? मेरा एक क्वेश्चन है, क्या बॉन्ड आपने भी रिश्वत ली थी? वो भ्रष्टाचार किया था, क्योंकि आप तो जननी है भ्रष्टाचार के, आप लोगों को तो ज्यादा ज्ञान है कि इसके पीछे भ्रष्टाचार था। क्या आपके पास वो बॉन्ड नहीं आए थे? और रही बात दूसरी, नगर निगम गुरुग्राम की बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल नहीं बन रहा, 700 बेडेड हॉस्पिटल वहां पास हो चुका, मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी 90% गुरुग्राम के अंदर 2 हॉस्पिटल मिल गए। जो नया डिजाइन होगा मेडिकल कॉलेज आप जाने की बात करो, कुछ मुख्यमंत्री की बात बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं। बेटा बनेगा, बेटे का बेटा बनेगा, परिवारवाद चलता है यहाँ पे। बीजेपी आम आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आप लोगों नहीं बचा पा रही कांग्रेस पूरी उनको, यही दुर्भाग्य देश का है, यही दुर्भाग्य हरियाणा का भी है कि आप लोगों ने राज किया देश के ऊपर भी और हरियाणा के ऊपर। एक एक करके अपनी बात रखिए। आप लोगों ने किए, आप बताइए, आप लोगों ने सरकार हरियाणा और देश में चलाई। अगर ये देश के साथ ऐसा ही रहता हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ? 2G में कोर्ट ने क्यों कहा घोटाला नहीं हुआ? 1 लाख करोड़ रुपए का कोई घोटाला नहीं हुआ, 2 लाख का कोई घोटाला नहीं हुआ, और आप ये सारे घोटाले कोई घोटाला ही नहीं हुआ। अरे बोर्ड में सत्ता। चलिए ठीक, एक एक करके अपनी बात रखिए। अनुसुरा भी हमारे साथ बनी है। अनुसुरा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? चलिए ठीक है सर, मैं ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये काम लोग इंक्वायरी नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट गंदा हो गया। सर देखिए, आप कंटिन्यू 2 मिनट बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, गलत होगी या कहीं से समझ में नहीं आएगा सर ऐसा। ठीक है, आप दोनों ठीक है। यशपाल जी, वेद प्रकाश जी शांत हो जाइए सर, एक एक करके अपनी बात रखिए सर। कंस्ट्रक्टिव वे में डिबेट होनी चाहिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अनु जी कुछ कहना चाह रही है, अनु जी अपनी बात रखिए। जी सचिन जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा, दोनों सेंट्रल पार्टी हैं और दोनों लगातार रोज ही इनका ये रवैया रहता है कि भाजपा कहती है कि अगर हम अच्छा नहीं कर रहे तो हम तीसरी बार सत्ता में कैसे आ गए, और उसका जवाब कांग्रेस देती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि हम हरियाणा के लिए बैठे हैं। और हाँ, केंद्र के लिए भी मैं बता दूं कि जैसे मैं भाजपा प्रवक्ता को ये स्पेशली कहना चाहूंगी कि जब बार बार कांग्रेस बनती थी तब आप एग्जिस्ट नहीं करते थे क्या? ये आर्थिक कब्जा होता है देश पे, जो केंद्र की सत्ता होती है ना। अब मैं बताती हूँ,
सरकार उस दिन बदल जाएगी जिस दिन फाइनेंसर कांग्रेस को मिल जाएंगे। आपको मिले हुए हैं अडानी अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपति, ये आप भी अच्छी तरह जानते हो और कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है कि सरकार कोई और नहीं बनाता है। जिस तरीके से देखिए सारी जनता को अब जनता बहुत एजुकेट हो चुकी है। बत्रा जी सुनिए, जनता फाइनेंस की बातें कहाँ पे गया? फाइनेंस का काम बत्रा जी अपना रवैया सुधारिए। आप अपने समय पे बोलिएगा बत्रा जी, ये रवैया अच्छा नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आपको करेक्ट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए अपने पॉइंट्स। फाइनेंसर चाहिए, आप लोगों को शोभा नहीं देती है बातें, तो आप नोट कर लीजिए चीजें। अरे आपको शोभा देती है क्या? अरे अडानी अंबानी के दलालों, अडानी अंबानी के दलालों आप लोगों को शोभा देती होगा? अगर ये बार बार बीच में डिस्टर्ब करेंगे, ये अडानी अंबानी के दलाल, ये संदूक के सौदागर, हाईवे के दलाल अगर इस तरीके से बोलेंगे तो ये जो मुंडा है, ये जो चीजें भी वो आपके कार्यकाल अरे तड़ी पारो, शर्म कर लो, तड़ी पारो, आप लोगों को तड़ी पार गैंग, नहीं देखिए सौदागर, हाईवे के अंदर वीडियो बनाने वाली पार्टी। अनुज जी आप कहाँ चले गए हैं? आप सुन तो लीजिए, बात हरियाणा की हो रही है। बोलने के लिए बत्रा जी, ठीक है, मजबूर पे आप चले गए। बत्रा जी अपनी जुबान पे लगाम लगाए। अरे बत्रा जी देखिए ये पर्सनल नहीं होगा, मुझे आवाज म्यूट करनी पड़ेगी फिर आप सभी की। पर्सनल नहीं होगा, फैक्ट पर बातें रखिए, आपके पास फैक्ट है वो आप रखिए। इनको डिबेट करना सिखाइए, मैं टॉलरेट नहीं करूंगी इन भाजपाइयों को। नहीं ठीक है, आपको लगता है कि इन 11 सालों में कोई विकास के काम नहीं हुए हैं, तो आपके पास ऐसा क्या अल्टरनेट ऑप्शन है कि जो उसका तोड़ निकल सके? उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए जिस तरह का रवैया बत्रा जी का रहा है, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मैं बोलती हूँ। 11 साल के अंदर HD हाई डेफिनेशन विकास हुआ है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। आप तक भी पहुंचा होगा बत्रा जी। आप किस मुंह से बोल रहे हो, किस मुंह से बोल रहे हो? बेशरम लोग। फाइनेंसर जो इनके पास हैं, जिस दिन वो पीछे हटेंगे कोई नहीं पूछेगा मोदी को। ये जो प्रेजेंटेशन हो रही है ना अनुसुरा जी, फिर इससे तो सीधा सीधा ये जनता पर भी आरोप लग रहे हैं कि जनता का वोट कोई मायने नहीं रखता, या फिर जो काम होते हैं उसके आधार पर जनता वोट नहीं करती। आप कह रहे हैं जनता को बिल्कुल बहकाया जाता है। पिछले दिनों क्या हो रहा था? अरे बत्रा जी चुप होइए, पिछले दिनों क्या हो रहा था? इसी मीडिया ने पाकिस्तान पे इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था। इसी मीडिया ने, वही मीडिया को ये पैसा फेंकते हैं और देश के अंदर माहौल बनाते हैं। देखिए मीडिया के अंदर पैसा फेंक के माहौल बनाते हैं। मीडिया के अंदर पैसा, अनुसुरा जी ये बहुत गलत बात आप बोल रहे हैं। बात आप, अगर आपके पास लगता है ना कि आपको कि इन 11 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो उसका तोड़ आप ढूंढिए। आप ये इस तरीके के आरोप लगाने की वहां ये कर दिया वो कर दिया, आप सीधा सीधा जनता को नकार रहे हैं। जनता भी तो सोच समझकर वोट देती है। अब कहा जाता है कि काम के नाम पर वोट मिलता है। अब आप खुद कह रहे हैं कि जनता समझदार है, सब जानती है, फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ। सचिन जी आप बात को घुमाइए मत। मैं शांति से अपनी बात कर रही थी, बीच में डिस्टर्ब करना बत्रा जी का काम है। इन्होंने मेरे को मजबूर किया, मैं शांति से। जो मीडिया चैनल्स हैं ये फिर शुरू हो गए हैं। मीडिया चैनल अडानी अंबानी है, क्या ये सत्य नहीं है? देखिए ये कहा आप मीडिया पे पहुंच गए, डिबेट यहाँ पर किसी और मुद्दे पर हो रही है। आपके खुद ही बयानों पर कॉन्ट्रडिक्शन बयान आपका सामने आ रहा है। आप अभी कह रहे हैं जनता समझदार है, सब जानती है, जवाब देगी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सब कुछ वहां से चलता है। ये समझ में नहीं आएगा। देखिए आप खुद कंफ्यूज हैं। मैं कांग्रेस पे बोलती हूँ थोड़ा सा। अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो हजारों करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए गए, मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि पैसे का खेल है। जो हजारों करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए गए, उसमें से विद्रोही जी ने ये तो बता दिया कि भाजपा ने 6,500 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए, लेकिन ये नहीं बताया कि बाकी किसने लिए। कांग्रेस को भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिले हैं, टीएमसी को भी मिले हैं। ये इस हमाम में सभी एक जैसे हैं। ये तो क्षेत्रीय दल हैं जो अपने दम पे चलते हैं, और आर्थिक ताकत एक बड़ी ताकत दल पर जनता को भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। इलेक्शन से पहले रो रही थी हर स्टेज पे कि हमारे सारे बैंक खाते सील कर दिए हैं, सीज कर दिए हैं, हम इलेक्शन कैसे लड़े? अगर इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती तो कांग्रेस क्यों रो रही थी?
पैसे के बिना आप कह रहे हैं ना कि पैसे के बिना इलेक्शन होता है, नहीं होता है सर। फाइनेंसरों का खेल है, ये सच्चाई है, हमारी राजनीति की, दुखद है लेकिन ये सत्य है। किस तरीके से भाजपा के ऑफिस पूरे प्रदेश के अंदर बन गया 5 स्टार, कहां से आया पैसा? ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास, मैं डिबेट कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, और सभी ने अपनी अपनी बातें भी रखी और सभी को पूरा मौका भी मिला है। तो देखिए 11 साल जो बीजेपी के रहे हैं, बड़े अचीवमेंट्स के तौर पर बीजेपी इसको जनता के सामने रख भी रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार हमलावर नजर आ रहा है विपक्ष, और ये कह रहा है कि इन 11 सालों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक शिगुफा, लोगों को भ्रम फैलाने का काम ये किया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।